नमस्कार। आज हम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पार्टी हाशिए से निकलकर भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गई। देखिए, आज की तारीख में बीजेपी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर वो काफी लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक पार्टी जो कभी राजनीति में किनारे पर खड़ी थी, वो आज इस मुकाम पर कैसे पहुंची? असल में ये कहानी है एक मजबूत विचारधारा की, बड़े संकटों से गुजरने की और वक्त के साथ खुद को पूरी तरह बदल लेने की। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। बीजेपी की कहानी की जड़ें 1980 से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। इसकी शुरुआत होती है दशकों पहले बने एक वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन से। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के। आरएसएस ही वो वैचारिक नींव है जिस पर बीजेपी खड़ी हुई। इसी संगठन ने पार्टी को अपने मूल सिद्धांत और अपने समर्पित कार्यकर्ता दिए। आरएसएस की विचारधारा को राजनीति में लाने की पहली कोशिश थी जनसंघ। इसे 1951 में कांग्रेस के दबदबे को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। पर सच तो ये है कि कई सालों तक इसे कोई खास राजनीतिक कामयाबी नहीं मिली। फिर 1970 के दशक में देश में एक ऐसा सियासी संकट आया जिसने भारत की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और इस संकट ने अनजाने में ही सही बीजेपी के जन्म की जमीन तैयार कर दी। हुआ ये कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान सारा विपक्ष एकजुट हो गया और जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये गठबंधन अंदरूनी कलह की वजह से ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, और जब ये टूटा तो इसी के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अब नई बनी बीजेपी ने शुरुआत में तो एक नरम रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन एक चुनाव में मिली करारी हार ने पार्टी को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। जरा इस नंबर को देखिए, 2। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। ये एक बहुत बड़ा झटका था, और इससे एक बात साफ हो गई कि पार्टी का गांधीवादी समाजवाद का रास्ता काम नहीं कर रहा था। तो इस हार के बाद पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसे समझ आ गया कि अगर राजनीति में टिकना है तो अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनानी होगी। और यहीं से लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी ने उदारवाद छोड़कर मुखर हिंदुत्व की विचारधारा को पूरी तरह अपना लिया। इस नई रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए जन आंदोलनों का सहारा लिया गया, खास तौर पर राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसने बीजेपी को एक छोटी पार्टी से एक देशव्यापी जन आंदोलन में बदल दिया और कांग्रेस के सामने एक मुख्य चुनौती के तौर पर खड़ा कर दिया। तो अब बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक ताकत तो बन गई थी, लेकिन पार्टी के सामने अगली चुनौती थी एक इतने बड़े और विविधता से भरे देश पर शासन करने की। 90 के दशक के आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार एक गठबंधन सरकार बनाई। ये वो दौर था जब पार्टी ने गठबंधन की राजनीति सीखी, कई बड़े आर्थिक सुधार किए और विदेश नीति में भी अहम कदम उठाए। इसके बाद करीब एक दशक तक विपक्ष में रहने के बाद पार्टी में एक और बड़ा बदलाव आया। इस बार ये बदलाव एक नए नेता और चुनाव जीतने की एक बिल्कुल नई रणनीति के इर्द-गिर्द था। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के साथ बीजेपी के एक नए दौर की शुरुआत हुई। इस दौर की पहचान थी एक व्यक्ति केंद्रित चुनावी अभियान और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं का एक शक्तिशाली मिश्रण। और इस नई रणनीति का असर सीधे तौर पर पार्टी के फैसलों और चुनावी नतीजों में दिखा। एक तरफ अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण जैसे बड़े वैचारिक फैसले लिए गए, तो दूसरी तरफ उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से एक नया वोटर बेस तैयार किया गया। नतीजा 2014 और 2019 में जबरदस्त बहुमत। बीजेपी के इस दबदबे ने भारत को कई मायनों में बदला है, और इसके असर को लेकर आज भी एक बड़ी बहस जारी है जिसके 2 अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ समर्थक मानते हैं कि पार्टी ने देश को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व दिया है जिससे शासन में कुशलता आई है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों की चिंता ये है कि इससे सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा है और देश के संघीय ढांचे पर असर पड़ा है। तो अगर हम पूरे सफर पर एक नज़र डालें तो ये दिखता है कि कैसे पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से शुरू होकर उदारवाद से गुजरते हुए आक्रामक हिंदुत्व और फिर गठबंधन की राजनीति से होती हुई आज राष्ट्रवाद और कल्याण के एक मिले जुले मॉडल पर पहुंची है।
सच तो ये है कि बीजेपी का सिर्फ 2 सीटों से भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने का ये सफर कहीं न कहीं खुद भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की कहानी भी कहता है। और ये कहानी एक अहम सवाल भी छोड़ जाती है कि अब आगे क्या होगा।